वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन में हमने लास्ट वीडियो में, आपको याद होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन डिस्कस कर दिया है। डेफिनेशन फ्रिक्शन की डिस्कस हो चुकी है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिस्कस हो चुका है। अगर आपको इतना नहीं देखने को मिला तो प्लीज दोबारा से उस वीडियो को देख ले, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अब हम लोग उसके आगे कंटिन्यूअस सेकंड पार्ट में आते हैं। देखिए, जो हम फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद जो हमारा पॉइंट आता है उसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर आप बाय द वे नोट्स बनाना चाहें तो हेडिंग डाल दीजिएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? डेफिनेशन की बात अगर करें तो एक बार आप सुन लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। देखो, आप ध्यान देना, मैंने आपको साइकिल का एग्जांपल दिया था। एक बार अगर हम फर्स्ट पाइडल मारते हैं तो ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होता है कि नहीं, बताइए। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन धीरे धीरे लिमिटिंग फ्रिक्शन में जाता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, और जैसे ही मोशन स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, फिर हमें उतने फोर्स की नीड नहीं रहती है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन, ध्यान रखिएगा, ऑलवेज लेस देन स्टैटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ध्यान रखना भाई। तो काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा कम रहता है, एक बार चलने लगे तो फिर आप आराम से उसको इजीली चलाते रह सकते हो, ठीक। तो लिख लेना जरा डेफिनेशन, अगर लिखना चाहें आप इसकी, लिखिए। द फ्रिक्शनल फोर्स, the frictional force acting between surfaces of two objects during relative motion with contact is known as kinetic friction force। यहां मोशन हो चुका, देखिए स्टार्ट, मोशन वर्ड आया है, ठीक है। विद कॉन्टैक्ट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, and the property which opposes this motion is called kinetic friction। काइनेटिक फ्रिक्शन, ध्यान रखिएगा, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ाया था मैंने, स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन आल्सो डायरेक्टली रिएक्शन ऑफ द सरफेस, वैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन भी सरफेस की रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो मैंने रिएक्शन बनाया है, यहां पर देखिए आर बना दिया है, आर और एफ के, यहां पर हम लोग एफ के बोलेंगे, बस काइनेटिक होने की वजह से हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंबल के। तो जो एफ के है, ध्यान रखिएगा, हम कहेंगे हियर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन ऑफ प्लेन। यानी अगर हम लोग इसको फॉर्मुलेट करना चाहें तो फ्रिक्शन फोर्स को एफ से और रिएक्शन को आर से डिनोट करेंगे। प्रोपोर्शनल हटाते हो आप, कांस्टेंट डालते हो कि नहीं डालते हो, बताओ। यहां जो कांस्टेंट आएगा उसमें हम सफिक्स में के लिखेंगे। के मींस काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, के मींस काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो चलिए वेयर करके लिख देना, वेयर म्यू के इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। इसके बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे, आप इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए, काइनेटिक तो आप समझ ही गए। अब मैं थोड़ा सा जो काइनेटिक, स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन को कनेक्ट करेगा, ऐसे ग्राफ बनाने वाला हूं। देखिए, ग्राफिकल स्टडी भी कभी कभी आ जाती है, ग्राफ बना के देगा, पूछेगा कौन सा पोर्शन किस फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सुन लीजिए, जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे, ध्यान देना प्लीज, जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, और एक पीक वैल्यू अटेंड हो जाएगी। देखना जरा, ये पीक वैल्यू हो गई। इस सामने जो आप इस मीटिंग करोगे तो ये हमारा पीक वैल्यू है, मतलब क्या हो गया, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या बना रहा है,
लिमिटिंग फ्रिक्शन की सिचुएशन है भाई, ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन इस सिचुएशन पर। और लिमिटिंग फ्रिक्शन को आप रिप्रेजेंट किससे करते हो पता है? एफ एस मैक्स। ये स्टेट एफ एस मैक्स को बता रही, और ये जो इंक्रीजिंग स्टेट थी ये एफ एस को बता रही होती। किसको? स्टैटिक देखो धीरे धीरे इंक्रीज करता है, जैसे जैसे आप अप्लाई फोर्स बढ़ाते जाते हो, ऑब्जेक्ट मूव करने की टेंडेंसी में जाने वाला होता है, वैसे वैसे स्टैटिक इंक्रीज करता जाता, और जैसे ही ऑब्जेक्ट स्लाइड होने वाला होता है, ठीक उसके बिफोर जो सिचुएशन होती है उसको क्या बोलते हैं? एफ एस मैक्स, मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे ये मूव करना स्टार्ट हो जाता है, फिर ये फ्रिक्शन फोर्स, अब देखो अप्लाइड फोर्स हम बढ़ा रहे हैं कंटिन्यूअस, साइकिल चलाना स्टार्ट हो गई है, चलने लगी, तो ये ग्राफ ऐसे जा करके और फिर ऐसे स्ट्रेट हो जाता है। स्ट्रेट मतलब कांस्टेंट। ये जो लाइन आई यहां पर, ये सिचुएशन बता रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन को। किसको बता रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन को। यानी इसको हम एफ के नाम देंगे। क्या नाम देंगे? एफ के एक पर्टिकुलर वैल्यू पर सेट हो जाएगा, फिर उतना ही लगातार आप फोर्स अप्लाई करते रहिएगा और उतना ही फ्रिक्शन लगता रहेगा, लगातार हमारा ऑब्जेक्ट चलता रहेगा। अप्लाइड फोर्स जैसे आप डाउन करोगे वैसे फिर धीरे धीरे रुक जाएगा। बोलो भाई, तो ये ग्राफिकल स्टडी है, आप इसको ग्राफ को बना लीजिए। अब देखिए इस टॉपिक के बाद हम लोग एक और छोटा सा आर्टिकल उठाने वाले हैं। आप हेडिंग डाल दीजिएगा एंगल ऑफ रिपोज। ये एंगल ऑफ रिपोज है क्या, थोड़ा समझिएगा। पीछे हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाया आपको, अब हम बताने वाले हैं एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। तो चलो एक हम डायग्राम से समझाएंगे। एंगल ऑफ रिपोज ध्यान रखिएगा इंक्लाइंड प्लेन के लिए होता है। किसके लिए होता है? इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन मतलब समझते हैं आप लोग देखिए अपने डोर के पास, दरवाजे के पास, मेन गेट के पास, है ना, स्ट्रीट से घर के ऊपर आने के लिए एक हल्का सा स्लोप जैसा बना होगा। जो स्लोप का ये एंगल है ना, ये जो यहां पर एंगल बनेगा, हम इसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए अब इस स्लोप कितना है, थोड़ा मैं सिचुएशन बताता हूं। सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया आपने, ये रखा है हमारा ऑब्जेक्ट कोई। ध्यान रखिए इंक्लिनेशन का एंगल जैसे जैसे आप ऊपर को बढ़ाएंगे यानी इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंक्रीज हम बढ़ा रहे हैं। जैसे सपोज करिए पहले इतना मान लीजिए एंगल हमारा बना हुआ था, ये स्लोप यहां से बना था सपोज करिए, और ये ऑब्जेक्ट यहां रखा है, लेकिन अभी ये स्लाइड नहीं हो रहा, खिसक नहीं रहा है, तो हमने थोड़ा और इसको बढ़ा दिया, इस एंगल को थोड़ा और बढ़ा दिया, अब यहां पहुंच गया। अभी भी हमने देखा ये खिसकना नहीं स्टार्ट हुआ, नीचे को आना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे तो कोई एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा बनेगा जिसमें ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे की तरफ मूव करने लगेगा। बोलो भाई, यानी इंक्लाइंड प्लेन का वो मिनिमम एंगल जिस एंगल पर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। मेरी बात समझ पा रहे हो? एक बार फिर समझ लो, मैं दोबारा बता देना चाहता हूं। ये जैसे सिचुएशन है, मैंने कहा ये हमारा प्लेन स्टेट है। अभी अगर कोई चीज यहां रखी तो क्या अपने आप स्लाइड होगी? क्या बताओ? थोड़ा हमने इसका एंगल बड़ा कर दिया, हमने देखा कि आप स्लाइड हो रही, सपोज करो नहीं हो पाई, धीरे धीरे इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, इस चीज को धीरे धीरे ये वाला हिस्सा, ये एंगल देखो बड़ा होता जा रहा कि नहीं? बताओ। किसी पर्टिकुलर एंगल पर पहुंचने पर ऑटोमेटिकली जो ऑब्जेक्ट रखा है वो स्लाइड होने लगेगा। आप प्रैक्टिकली घर में कर सकते हो, एक बुक लीजिए, लेना और बुक के ऊपर कोई सामान रखना, धीरे धीरे बुक को ऊपर की तरफ ले जाना, तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे अपने आप चीज स्लाइड होने लगेगी। नहीं? बताओ। अच्छा, ये कंडीशन जिस समय ये स्लाइड होना स्टार्ट कर दे, स्टार्ट टू मूव, इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। चलो इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। डायग्राम तो आप पहले बना लो, पहले डायग्राम बना लो। डायग्राम में ये सब सक्सेसिव पार्ट बनाने की नीड नहीं है, ठीक है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया है। आपको सिंगल केवल एक बनाना है, डेफिनेशन में हमें वो बात शामिल कर देनी है। देखो हम सिंगल बनाएंगे, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट यहां रख देंगे इस तरीके से। इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत ज्यादा आते हैं। देखिए वेट एमजी हमेशा डाउनवर्ड काम करता है कि नहीं करता? बताओ। एक और चीज, रिएक्शन जब भी प्लेन की होती है तो प्लेन पर 90 होता है, ध्यान रखिए। किस पर? और अगर प्लेन धीरे धीरे ऐसा होता है जो ये परपेंडिकुलर भी तो ऐसा होता जाएगा। देखो जैसे ये अभी 90 में है, हम थोड़ा थोड़ा ऐसे टिल्ट कर रहे हैं, देखो तो ये चीज भी तो इधर को जा रही, देखो। तो यहां देखो प्लेन हमारा कैसा इंक्लाइंड है, इसको इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। इंक्लाइंड प्लेन पर अगर रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन यहां काम करता है इस तरफ को, देखो ऐसे। इसी रिएक्शन को थोड़ा बैक कर सकते हो पीछे की तरफ। ये एंगल ऑफ थीटा यानी वह रिपोज एंगल है। अगर ये थीटा ध्यान रखना ये 90 है, प्लीज थोड़ा ज्योमेट्री समझ लेना।
इसको थीटा बोला, इसको 90 बोला, तो ये कितना एंगल होगा ये मुझे बताओ। ये वाला भाई, ये थीटा, ये 90, तो 90 माइनस थीटा नहीं हुआ, 90 माइनस थीटा ये एंगल हुआ। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा है प्लीज, और ये पूरा 90 है, देखना जरा, इतना पूरा कितना है, फुल ये 90 है, ये पूरा, उसमें से थीटा देखो 90 माइनस थीटा हटा दो, 90 माइनस थीटा, तो 90 कैंसिल, क्या बचा, प्लस थीटा, क्या बचा, प्लस थीटा। ओके, ये वाला एंगल वापस फिर से कितना हो गया, थीटा। यानी जो एंगल ये होता हमेशा डायरेक्ट याद रखना, हम डायरेक्ट इसको थीटा लिखेंगे। कैसे बना फिर समझ लो एक बार, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना हुआ, अच्छा ये पूरा 90 है, देखो प्लेन पे ये परपेंडिकुलर लाइन होती ना, और प्लेन के साथ ये वाली लाइन आपस में 90 बनाएगी, इसमें से 90 माइनस थीटा हटा दो इस 90 में से, तो 90 ऐसे लिखना है आपको, 90 माइनस थीटा, तो क्या बचेगा बताओ मुझे, थीटा ही बचेगा कि नहीं बचेगा, ये हिस्सा आपका थीटा बनेगा। इसको हम यूज करने वाले हैं। अब कहां यूज करेंगे तो समझ लो जरा, mg का एक कंपोनेंट हमने वेक्टर्स पढ़ाए, आपको याद होगा, इस तरफ आएगा, उसको कहते हैं mg cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आप लोग याद रखिए, जैसे ना भी पढ़ाओ किसी ने वेक्टर तो समझ लो ना, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो जिस तरफ एंगल अटैच होता है उस तरफ cos लिखा जाता है, तो इस तरफ थीटा अटैच है इस वाली लाइन से कि नहीं बताओ, इस तरफ इसका कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और इसका जो दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, देखो इसके साथ ये लाइन परपेंडिकुलर है, इस तरफ आता है वर्टिकल कंपोनेंट, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, mg sin थीटा। अच्छा, अगर हम इसकी टेंडेंसी की बात करें, अभी स्लाइड करना स्टार्ट करने वाला है, स्टार्ट नहीं हुआ सपोज करो, स्टार्ट करने ही वाला है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा बताओ, ये स्लाइड किधर करेगा पहले बताओ, स्लाइड डाउनवर्ड करेगा कि नहीं, स्लाइड किधर करेगा, डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा, अपवर्ड। यहां फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा इस जगह पर, तो एफएस को हम कहां डिनोट करेंगे, इस जगह पर। इतना डायग्राम बना लो आप, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन बोल देते हैं, ठीक है, डेफिनेशन लिखिए, सच मिनिमम एंगल, सच मिनिमम एंगल ऑफ inclined plane, of inclined plane from horizontal, for which the object placed on it जस्ट स्टार्ट टू मूव, देखो पहले ना स्टार्ट हो जाए, जस्ट स्टार्ट टू मूव इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। एक चीज हम यहां प्रूव भी करेंगे कि जो एंगल ऑफ रिपोज होता है वो फ्रिक्शन एंगल के इक्वल होता है, तो ये लाइन लिख दे रहा हूं, angle of repose is equal to angle of friction, angle of friction which can prove as, अब हम इसको प्रूव करने वाले हैं, जब तक इतना नोट कर लो। तो चलिए हम इसको प्रूव करने वाले हैं, तो मैं इधर साइड से दिखा देता हूं, यहां आप देख लीजिए इसकी प्रूविंग प्लीज। देखो थोड़ा इस जगह समझा देता हूं प्लीज, आप थोड़ा डायग्राम पे फोकस करिए। ये सिचुएशन हमने बोला जस्ट स्टार्ट टू मूव, ओके, यानी मूव होना और मूव ना होने के बीच की सिचुएशन है कि नहीं। ऐसी सिचुएशन पे हम ये कह सकते हैं अभी फिलहाल जब तक स्लाइड स्टार्ट नहीं हुआ तब तक सभी फोर्स आपस में बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं बताओ। जब अनबैलेंस फोर्स काम करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, स्लाइड करने लगता है, ठीक है। तो अभी हम कह रहे हैं मूव कर रहा है, तो देखो प्लीज ध्यान देना, जब मूव नहीं करेगा तो बैलेंस फोर्स हो जाएंगे, तो हम यहां पर बैलेंसिंग करने वाले, उसी से रिलेशन निकलेगा। बैलेंस फोर्स की सिचुएशन के हिसाब से ये वाला फोर्स
इसको बैलेंस कर रहा है। देखो R बैलेंसेस mg cos थीटा। R किसको बैलेंस करेगा बताओ? करेगा। अच्छा Fs किससे बैलेंस होगा? Fs बैलेंस होगा mg sin थीटा से। क्या इससे आप एग्री हैं हमारे साथ? पक्का? इन दोनों का हम रेशियो कर दे रहे हैं, रेशियो डिवाइड, यानी रेशियो कर दो तो देखो R बाई Fs, mg कैंसिल, कॉट थीटा आया कि नहीं आया बताओ? और कॉट थीटा को हम लोग लिख क्या सकते हैं? अच्छा चलो अभी कॉट रखते हैं, इसको पलट लेते हैं, ठीक है, इसको पलट देते हैं तो थोड़ा आसानी से बात समझ में आएगी। इसको पलट के लिख दे रहे हैं तो Fs बाई R इज इक्वल टू tan थीटा हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अच्छा, और Fs हमने पीछे आर्टिकल में पढ़ाया है, फ्रिक्शन फोर्स है, ये किसके इक्वल होता है? म्यू एस आर। किसके इक्वल होता है? म्यू एस आर। ओके, म्यू एस आर बाई आर इज इक्वल टू tan थीटा आया। अच्छा आर से आर कैंसिल, म्यू एस इज इक्वल टू क्या निकला? tan थीटा। ये थीटा एंगल ऑफ रिपोज चल रहा है, थीटा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। और जो हम लोग एंगल फ्रिक्शन बोलते हैं उसको थीटा के सफिक्स में एस डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? तो ध्यान देना प्लीज, हमने पीछे आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाया है, उसमें म्यू एस इक्वल टू tan थीटा एस था और यहां म्यू एस इक्वल टू tan थीटा निकला। इसका मतलब tan थीटा एस इक्वल टू tan थीटा, इसका मतलब थीटा एस इक्वल टू थीटा एस इज इक्वल टू थीटा है। और ये वाला जो थीटा एस होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और इसको क्या बोला हमने? एंगल ऑफ रिपोज। तो हमने यहां ये प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया कि एंगल ऑफ रिपोज ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन है? बोलो भाई साहब, बस ये नोट कर लो, फिर आगे बात।